सभी छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। अब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट में पहले चैप्टर कूलम्स लॉ में आगे पढ़ते हैं। कल हमने आपको बोला था कि हम अब वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ स्टार्ट करेंगे। तो देखिए वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ आज की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आराम से समझिएगा। डायग्राम हमने इसलिए पहले बना दिया कि थोड़ा समय बचे। ठीक है, तो डायग्राम बना हुआ है, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे डायग्राम में ओ पॉइंट जो है ये ओरिजिन को करस्पॉन्ड कर रहा है। अगर आपको एक्सेस दिखानी हो तो आप एक्स वाई जेड एक्सेस दिखा सकते हैं। ठीक है, अब आप देखें पॉइंट ए पे हमने माना है पॉइंट चार्ज प्लस Q1 रखा है, सिचुएटेड है। पॉइंट बी पे पॉइंट चार्ज प्लस Q सिचुएटेड है। ठीक है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है R सपोज कर लेते हैं। अब दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो जब सिमिलर चार्ज है तो रिपेल करेंगे, तो प्लस Q1 प्लस Q2 को इधर रिपेल करेगा और प्लस Q2 पे जो फोर्स लग रहा है वो वेक्टर F21 है। वेक्टर F21 का मतलब हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्टिंग ऑन चार्ज प्लस Q2 ड्यू टू चार्ज प्लस Q1। और इसी तरीके से वेक्टर F12 का मतलब हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्टिंग ऑन चार्ज प्लस Q1 ड्यू टू चार्ज प्लस Q2। बात समझ में आई? इनको जो लेबलिंग है वो उस पर ध्यान दीजिएगा कि वेक्टर F21 का क्या मतलब है, वेक्टर F12 का क्या मतलब है। ठीक है, एक बार वीडियो रिपीट करके आप चेक कर लीजिएगा। तो रिपल्सिव है, इसलिए इस पे जो फोर्स लगा वो इस ओर, इस पे जो फोर्स लगा इस ओर। और आप और एक चीज ध्यान देखें, ये दोनों फोर्सेस देखा जाए इसी लाइन पर, ये लाइन जो इसको जोड़ रही है उसी के अलोंग लग रहे हैं, एक दूसरे से अवे लग रहे हैं, लेकिन अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग दीज टू चार्जेस है इनकी डायरेक्शन। तो इसीलिए जो आप कूलम लॉ आपने पढ़ा है उसमें एक लाइन आप और ऐड कर लेंगे कि दिस फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग दोस टू चार्जेस। ठीक है, अब हम लोग आते हैं वेक्टर फॉर्म पे। वेक्टर F21 की वैल्यू लिखते हैं। तो वेक्टर F21 की वैल्यू अगर हम लिखें तो वेक्टर F21 की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर हमने एयर सपोज किया है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एयर या वैक्यूम मीडियम माना है जिसमें चार्जेस सिचुएटेड हैं, तो इतना हो जाएगा। यही अगर हम मानेंगे एयर वैक्यूम के अलावा कोई और डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, देन यहाँ पर हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल K सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब यहाँ पे आ गया मॉड Q1 मल्टीप्लाइड बाय मॉड Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। क्या ये वेक्टर फॉर्म हो गया? अगर आप ध्यान से देखिए, आप क्या देख रहे हैं, क्या ये वेक्टर फॉर्म है? नहीं, अभी इनकम्प्लीट है। क्यों? ध्यान से देखें, राइट हैंड साइड पे तो हमने वेक्टर लिखा है, लेकिन इसमें कहीं वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, कहीं वेक्टर साइन नहीं, ना इतना ये वेक्टर, ना ये वेक्टर, ना ये वेक्टर। यहाँ डिस्टेंस स्क्वायर है, ये भी वेक्टर नहीं है। इधर तो सब स्केलर और इधर वेक्टर, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि वेक्टर इक्वल टू स्केलर हो जाए। मैग्नीट्यूड इक्वल हो सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसको प्रॉपर वे से लिखने के लिए क्या करेंगे, तो हम क्लास 11th याद करें, क्लास 11th में हमने आपको यूनिट वेक्टर पढ़ाया था, उसी समय इसकी इंपॉर्टेंस बताई थी आपको। और वहाँ इंपॉर्टेंस में बोला था कि हम लोग क्या करते हैं, अगर मैग्नीट्यूड पता है और वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो जिस डायरेक्शन में उस डायरेक्शन के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर जो फोर्स वेक्टर F21 है वो वेक्टर AB के अलॉन्ग लग रहा है ना। देखें ये एरो इधर है तो वेक्टर AB इधर ही तो होगा, इसके अलॉन्ग लग रहा है, तो इसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर हम लिख देते हैं वेक्टर R12। तो यहाँ पे आ जाता है R12 कैप, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किया। याद करें, आपको बताया क्या गया था कि जब हम यूनिट वेक्टर से किसी फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो उस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट में डायमेंशंस में चेंज नहीं आता है। हो पाए तो एक बार यूनिट वेक्टर रिवाइज करिएगा। हम जब 12th हमने आपसे कहा था स्टार्ट करना है, उससे पहले ही हमने बोला था वेक्टर सब लोग रिवाइज करें कायदे से। चलिए अब आगे देखें, तो ये बन गया वेक्टर F21 और इसको हमने लिख लिया इक्वेशन 1, या A1 लिखना चाहे A1, या हमने सिंपली ऐसे 1 लिख लिया रो 1 में। अब वैसे तो इतना सफिशिएंट है, इसमें एक काम और आप कर सकते हो, यहाँ पे भी 1 2 लगा दो, यहाँ 1 2 लिखें या 2 1 लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है, स्क्वायर लगा है। ठीक है, तो यहाँ 1 2 2 1 में नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन इन जगह पे 2 1 है और यहाँ पर जो नंबरिंग है, और डटिएगा भी नहीं,
रटने भी मत लगिएगा कि यहाँ 2 1 है तो यहाँ 1 2 होगा, ऐसा काम ना करिएगा, वो भी गलत है। फिजिक्स समझी जाती है, रटी नहीं जाती है। अभी हम आपको दिखाएंगे क्या फर्क पड़ जाएगा कि अगर आपने मान ली रटने की कोशिश की तो गलती कहाँ होगी, वो अभी हम आपको इसी में अगले टॉपिक में बताएंगे। तो ये वेक्टर F21 हो गया। वैसे इतना सफिशिएंट है, लेकिन इसको अभी हम थोड़े से और फॉर्म में, एक दो फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे एक दो फॉर्म में और कन्वर्ट करते हैं, देखिए इतने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो एज इट इज आप लिखोगे कैपिटल के मॉड Q1 मॉड Q2 एंड अपॉन R12 स्क्वायर। अब आप याद करें, आपने क्लास 11 में यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला पढ़ा था, दैट इज वेक्टर n अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर n, याद आया? तो ये बन जाएगा वेक्टर R12 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ R12, वेक्टर R12। बोले ठीक है। अब आप देखो मॉड ऑफ वेक्टर ए आपको क्या बताया था, अगर मॉड ऑफ वेक्टर ए इट मींस इट इज इक्वल टू ए, तो यहाँ पर मॉड ऑफ वेक्टर R12 मतलब क्या हुआ, सिंपली R12। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के मॉड Q1 मॉड Q2 डिवाइडेड बाय R12 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर R12। तो ये आपका वेक्टर F21 बन गया। इसमें एक चीज आप और भी ध्यान देंगे, क्या ध्यान देंगे कि आप ना यहाँ डॉट लगाएंगे ना यहाँ क्रॉस। क्यों? क्योंकि ये इतना जो है ये मैग्नीट्यूड है, स्केलर है। तो आपको बताया गया था कि अगर स्केलर इनटू वेक्टर लिखना है तो आप सिंपली ऐसे लिखेंगे, दो वेक्टर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, दो वेक्टर्स को, तब उनके बीच में या तो डॉट लगाते हैं या उनके बीच में क्रॉस लगाते हैं, जैसी कंडीशन होती है। लेकिन स्केलर से अगर वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ना यहाँ डॉट है ना यहाँ पर क्रॉस है। ध्यान दीजिएगा, साथ में रिवाइज करते चलिए, एक बार आप रिवाइज भी करिएगा इसको। और ये आपका सेकंड फॉर्म हो गया। बोलिए ठीक है। अब आपको याद होगा कि वेक्टर R12 जो है, अगर हम देखें, हमने पहले ही बोला था वेक्टर AB के लॉन्ग है, तो वेक्टर R12 का मतलब क्या हो गया, वेक्टर AB। और अब आप फिर से क्लास 11 याद करिए, तो वेक्टर AB आपको बताया गया था पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, क्योंकि पोजीशन वेक्टर ऑफ B क्या है, वेक्टर R2। भाई ये पोजीशन वेक्टर ही तो शो कर रहा है। पोजीशन वेक्टर मतलब क्या हुआ, किसी वेक्टर की पोजीशन रिलेटिव टू ओरिजिन, या किसी पॉइंट की वेक्टर पोजीशन रिलेटिव टू ओरिजिन क्या है। तो आप देख रहे हैं इसके ये पोजीशन वेक्टर R2 हो गया और A पॉइंट के लिए पोजीशन वेक्टर R1 हो गया। तो ये वेक्टर R12 क्या बन गया, वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। अब थर्ड फॉर्म के लिए क्या कर सकते हैं हम, थर्ड फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर F21 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के मॉड Q1 मॉड Q2, और ये मैग्नीट्यूड है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ वेक्टर R2 माइनस वेक्टर ऑफ R1 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। देखिए मल्टीप्लाइड बोल रहे हैं, डॉट और क्रॉस नहीं लगाया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये इसकी तीसरी फॉर्म हो गई, ये तीन फॉर्म हो गए इसके। बोलिए ठीक है। तो ये तीन फॉर्म हो गए, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फॉर्म हो गए। फॉर्म इसलिए बता दिए, अगर क्वेश्चन सिंपली आता है बोर्ड में कि वेक्टर फॉर्म लिखना है, तब आप वेक्टर F21 लिख देंगे और वेक्टर F12 अभी हम बता रहे हैं कैसे लिखेंगे वो लिखेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाता है एक्सप्रेस द कूलम्स लॉ इन दिस फॉर्म और इन दिस फॉर्म, देन यू आर सपोज्ड टू सॉल्व इट, देन यू आर सपोज्ड टू शो इट बाय स्टेप। तो वहां पे आपको ये स्टेप दिखाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये तो है ही है। अगर सिंपल आए राइट वेक्टर फॉर्म, ठीक है, एंड गिव इट्स इंपॉर्टेंस, तो ये लिखा और F12 लिख देंगे, डायग्राम भी बना देंगे। लेकिन कोई पर्टिकुलर फॉर्म पूछी जाएगी तो आपको शो करना पड़ेगा, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो अब इतना आप पहले देख लें, इतना आप देखें, तो अब हमें थोड़ा रब करना पड़ेगा। तो ये वेक्टर F21 हमने लिखा, यूनिट वेक्टर लगाया, फिर हमने यूनिट वेक्टर की जो डेफिनेशन होती है, फॉर्मूला होता है, उससे इसको हमने ऐसे लिखा, स्प्लिट करा। देन ये वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर R12
मल्टीप्लाइड बाय r12 स्क्वायर, ये r12 क्यूब बन गया। वेक्टर r12 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, तो ये आपके पास वेक्टर F21 की वैल्यू आ गई। बोलिए ठीक है। अब देखें आप, तो हम इसको अब इतना रब कर रहे हैं, अब हम F12 की वैल्यू लिख रहे हैं। तो देखें जरा, तो वेक्टर F12 लिखना है, तो वेक्टर F12 लिखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने वेक्टर F12 लिखा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के सेम रहा, मॉड Q1 मॉड Q2 सेम रहा, डिवाइड बाय r, पहले यहाँ r स्क्वायर लिखे बिना टेंशन के। अब वेक्टर F12 की डायरेक्शन आप क्या देख रहे हैं, इसकी डायरेक्शन इधर है, वेक्टर BA के अलोंग है, तो R21 क्या आप लिखेंगे, B2A है ना, B पे Q2 है तो R2 लिखा, और A पे Q1 है तो 1 लिखा, तो R12 हो गया। इसके लिए एरो इधर और इसके लिए एरो इधर, ध्यान रखिएगा ये एरो ये लाइन ये एरो पैरेलल होने चाहिए, ठीक है। तो ये यूनिट वेक्टर R21 बन गया। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, R21 कैप लिखेंगे, और यहाँ पर भी 21 लगा दिया। यहाँ पे नंबरिंग के लिए टेंशन नहीं लेंगे आप, क्यों, क्योंकि ये R12 लिखे, R21 वेक्टर नहीं लगा रहे हैं, मतलब मॉड ले रहे हैं, तो ये मॉड क्या होगा, सेम। क्या मतलब है कि वेक्टर R21 कैप, सॉरी कैप नहीं, वेक्टर R21 मॉड ऑफ वेक्टर R12, दिस इज सिंपली इक्वल्स टू R, ठीक है। क्योंकि वेक्टर AB वैसे तो वेक्टर BA के अपोजिट है, लेकिन अगर मॉड लगा देंगे तो मॉड दोनों के क्या आएंगे, सेम आएंगे, तो वही चीज वहां लिखी हुई है। तो ये आपका नेक्स्ट फॉर्म बन गया, ठीक है। तो इसको मान लीजिए इक्वेशन आपकी हो गई 4, या आप ऐसे भी नंबरिंग कर सकते हैं कि जैसे हमने पहले इसको बताया था A1, फिर वो A2, A3, ये आपका B1 हो गया, आप ऐसे भी नंबरिंग कर सकते हैं, वो इक्वेशन पर है। तो ये आपकी इक्वेशंस आगे वेक्टर फॉर्म की, सिंपली वेक्टर फॉर्म लिखने को आए, डायग्राम बनाओगे आप, और ये दो इक्वेशन लिख करके यहाँ तक की बात हो जाएगी। अब जब वेक्टर फॉर्म पढ़ा है तो इसका मतलब है इसकी कुछ इंपॉर्टेंस भी तो होगी, कि कोई चीज पढ़ाई गई इसकी इंपॉर्टेंस भी तो होती है। तो इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, एक इंपॉर्टेंस तो हमने यहीं से देखा, यहीं से हमने क्लियर करा कि देखिए दोनों फोर्सेस इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन के लॉन्ग लग रहे हैं। इसके अलावा आप क्या देख रहे हैं, आप देखें वेक्टर R12 इधर डायरेक्टेड है, वेक्टर R21 इधर डायरेक्टेड है, दोनों यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर का मॉड क्या होता है, 1। तो मॉड दोनों के सेम है, पर डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट। क्या मतलब हुआ, वेक्टर R21 कैप इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ यूनिट वेक्टर R12, यूनिट वेक्टर R21 इज इक्वल टू माइनस ऑफ यूनिट वेक्टर R12। और अगर ये बात है, तो अगर हम ये चीज यहाँ पर इस इक्वेशन में रख दें, तो वेक्टर F12 क्या बनेगा, वेक्टर F12 बन जाएगा। थोड़ी सी मैथमेटिक्स ओरल कर लेते हैं कि यहाँ पर जब हम माइनस का R12 रखेंगे, तो उस माइनस को हम आगे लगा दें, तो माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के मॉड Q1 मॉड Q2 डिवाइडेड बाय R21 स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया R12 टैक्स। R21 की प्लेस पे माइनस R12 रखा है, तो R12 ये हुआ और माइनस ये आ गया, ठीक है। अब आप अगर इस इक्वेशन को अगर आप देखें, तो आप क्या पा रहे हैं कि देखा जाए इतनी जो चीज आप देख रहे हैं, एक तरीके से ये क्या है, वेक्टर F21 के इक्वल है। आप कहेंगे सर यहाँ तो R21 है, यहाँ R12 है, तो वो मैंने अभी ऊपर बताया, क्योंकि स्क्वायर लगा है। स्क्वायर का मतलब भाई, स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, स्क्वायर का मतलब हुआ वेक्टर A के मॉड का स्क्वायर। तो ये मॉड है, मॉडुलस है, मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड में R21 कैप का मैग्नीट्यूड लिखें, या R12 वेक्टर R12 का मॉड लिखें, वेक्टर R12 का मॉड लिखें, दोनों आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो उसी वजह से ये चीज हम कह सकते हैं F21 के बराबर है। तो यानी यहाँ से आपके पास क्या आ गया, वेक्टर F12 इक्वल्स टू माइनस ऑफ वेक्टर F21, या आप लिख सकते हो वेक्टर F21 इक्वल्स टू माइनस वेक्टर F12। तो आप क्या देख रहे हैं, फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्टिंग ऑन पॉइंट चार्ज Q2 ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्टिंग ऑन पॉइंट चार्ज प्लस Q1 U2 प्लस Q2। क्या मतलब हुआ कि मतलब ये हुआ कि मॉड अगर लेंगे तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड सेम आएगा, माइनस साइन क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन अपोजिट। क्या मतलब हुआ, दोनों के मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। तो ये कौन सा लॉ है, ये कौन सा लॉ आपने पढ़ा है, ये है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्शन रिएक्शन का जो आपने पढ़ा था वही लॉ तो है कि दोनों फोर्सेस क्या है, इक्वल है लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट हैं। तो फोर्सेस ऑलवेज अकर इन पेयर आपको बताया था न्यूटन थर्ड लॉ में। तो देखिए वही चीज यहां भी सेटिस्फाई हो रही। मतलब क्या हुआ, कूलम लॉ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करता है। ठीक है, और यहीं से आप देखें ये फोर्स देखा जाए इस पॉइंट के अवे है, ये फोर्स इस पॉइंट के अवे है, दोनों पॉइंट क्या है, फिक्स पॉइंट है। ठीक है, तो इसलिए इन फोर्सेस को हम सेंट्रल फोर्सेस भी बोलते हैं। कि सेंट्रल फोर्सेस क्या होते हैं, वो फोर्स जो कि फिक्स पॉइंट के टुवर्ड्स या अवे डायरेक्ट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं सेंट्रल फोर्सेस। ठीक है, तो यहां तक आप पहले देखें, अभी हमने क्या किया, दो सिमिलर चार्जेस लिए हैं। अब इसमें अगर हम अपोजिट चार्जेस ले लें तब क्या होगा, चलिए वो भी समझा देते हैं। यहां तक की बात हो गई। तो अब आप देखें इधर, अगर हम यहाँ पे मान लीजिए माइनस Q2 कर ले, सपोज करें यहाँ नेगेटिव चार्ज है, तो क्या होगा, तब ये यहाँ पे एक फर्क पड़ेगा कि अब ये माइनस Q2 क्या करेगा, इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो ये A पे जो फोर्स लगा वेक्टर F12 उसकी डायरेक्शन किधर हो गई, इस ओर। इसी तरीके से प्लस Q1 माइनस Q2 को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो इसकी डायरेक्शन क्या बन जाएगी, इस डायरेक्शन में वेक्टर F21 इधर हो जाएगा। अब डायरेक्शन का डिफरेंस आया, देखिए पहले रिपल्शन था, एक दूसरे से अवे जा रहे थे, अब एक दूसरे को अपनी ओर खींच रहे हैं, पुल कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आप यहां पे देखें, तो अब क्या फर्क पड़ेगा, फर्क ये पड़ा, देखिए वेक्टर F21 की डायरेक्शन आप देखें किधर हो गई, B2A, और उस अलोंग उसके अलोंग कौन सा वेक्टर है, उसके अलोंग है R21 कैप, यूनिट वेक्टर R21। तो देखिए यहाँ पे 21 आ गया। और ऐसे ही आप वेक्टर F12 को देखें तो उसकी डायरेक्शन किधर है, उसकी डायरेक्शन A to B है, मतलब अलोंग यूनिट वेक्टर R12। तो यानी यहाँ पर क्या आ गया, R12। तो यहाँ पे आप साइन इस जगह नंबरिंग चेंज करें ना करें नो प्रॉब्लम, पहले बताया क्यों, वो अपर है, लेकिन यहाँ पे देखिए नंबरिंग बदल गई। और इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था याद ना करिएगा, क्योंकि जब आपने रिपल्शन केस देखा था तब आपने यहाँ पे क्या देखा था, 1 2 आया था, वीडियो रिपीट करके चेक करिएगा। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे 2 1 आ रहा है, समझ के लिखे तो गलत नहीं होगा। 2 1 क्यों आया, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, तो ये प्लस Q1 इसको अपनी ओर खींच रहा है, तो फोर्स की डायरेक्शन किधर हुई, इस ओर, B2A की ओर हुई। तो B2A की ओर यूनिट वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर R21 है, इसलिए R21 लगा, उसी ढंग से यहाँ पे लगा। बाकी सारे फॉर्म आप एज इट इज जैसे हमने कन्वर्ट किए थे आप अपने आप करिएगा, वो एज ए होमवर्क आपके हो जाएगा। अगर कहीं पे प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ से भी सेम रिजल्ट आएगा कि कूलम लॉ फॉलोज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, आप देख सकते हैं भाई यहाँ R21 कैप है, यहाँ R12 कैप है, अभी भी तो अपोजिट होंगे, तो आएगी तो बात वही कि मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। तो ये था वेक्टर फॉर्म। अब यहीं पर इसको हम कंक्लूड करते हैं, पहले इतना पढ़ें देन इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे।